मेरे को बच्चे को पालने से भी ज़्यादा मुझे मुझे जस्टिस मिल जाए। मैं ऊपर जाकर उनको मुँह के दिखाऊंगी, वो कहेंगे ना तो मुझे मरने से बचा पाई, ना मुझे जस्टिस दिला पाई। मैं कोर्ट जब जाती हूँ ना, मैं हर बार मेरे सामने वो सीन गुजरता है। हर बार सर मैं कोर्ट में जाके रोती हूँ, हर बार रोती हूँ सर। क्या दिया सर, एक छोटी सी बहस के लिए मार के चले गए सर। ये होता है कि ऐसा हमारा जुडिशियल सिस्टम है। ये डर ही नहीं रह गया सर, किसी को कानून को कोई डर नहीं है। सबको पता है हम मान देंगे, कोई बात नहीं, बाहर आ जाएंगे कुछ एक महीनों में। किसी को कोई कानून का खौफ ही नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी को। रखना पड़ेगा। रखूं मैं भी तो टूटती हूँ सर, मैं मानता हूँ, हर दिन लड़ती हूँ मैं, हर दिन टूटती हूँ सर। कितना धैर्य रखूं आप बताओ सर। पिछले 3 साल से केस वहीं का वहीं है। तुम ये करोगे तो तुम्हें जल्दी जस्टिस मिल जाएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। डॉक्टर उपमा नारंग, डॉक्टर पंकज नारंग की पत्नी। क्या इतने भर से दिल्ली वालों और आपको वो बात याद आ जाएगी? आस्था के नाम पर आहत होने वालों, उत्तेजित होने का बहाना ढूंढने वालों को याद दिलाना जरूरी है कि आहत की राजनीति केवल आफत लेकर आती है। इसका उफान जब चला जाता है तो बच जाते हैं टूटे घर और जली दुकानें। अगर आप डॉक्टर पंकज नारंग की हत्या और उसकी राजनीति को याद रखते तो आहत के नाम पर अपना घर जलाने से बच जाते, क्योंकि आप इसके नाम पर दूसरे का भी घर जलने से नहीं बचा सके। आहत और आस्था को हद में बांधकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। पत्थर चलाने वाले भी समझ लें और उकसाने वाले भी समझ लें। इसलिए ध्यान से डॉक्टर पंकज नारंग और उनकी हत्या को लेकर हुई राजनीति को समझिए। उन चेहरों को देखिए जो राजनीति और अपना चैनल चमकाते हैं और आपको नफरत की आग में झोंक देते हैं। इसलिए हम 6 साल पहले की इस घटना पर लौट रहे हैं ताकि आपको उस राजनीति और सिस्टम का चेहरा दिखा सकें। और जो भी इस समय उत्साहित है कि दिल्ली पुलिस ने 32 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर कोई बड़ा भारी काम कर दिया है, अब नफरत की बोली और राजनीति बंद हो जाएगी, ऐसे मासूम लोगों को बताना चाहिए कि आज की FIR में जितने लोगों के नाम हैं उनमें से कई लोग 6 साल पहले भी उसी तरह की हरकतें कर रहे थे, जिससे किसी सभ्य समाज में शर्मिंदगी होनी ही थी। तब तो अपने घर में शर्म नहीं आई, अब तो दुनिया भर में इनकी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। उस देश को जिसके नाम पर हर सांप्रदायिक अपराधी के साथ इनमें से कई लोग कई मौके पर खड़े नजर आए। वोट की राजनीति के लिए डॉक्टर पंकज नारंग की हत्या का भी इस्तेमाल हुआ, लेकिन इंसाफ की लड़ाई का सारा बोझ डॉक्टर उपमा नारंग पर डालकर नफरती लोग राजनीति की अंतहीन सुरंग में आसमान बनाने चले गए। जहाँ से वोट मिलता है बस वही काम होता है सर। जहाँ से वोट नहीं मिलना, ये क्या 2 वोट 3 वोट से क्या फर्क पड़ेगा किसी MLA को या किसी CM को या किसी PM को? कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। मैं वोट ना भी डालने जाऊंगी तो किसी को क्या फर्क पड़ता है? कोई आप इसकी बात तो उस समय भी मैंने आपसे पूछा था जब 2019 में आया था कि 2016 के बाद कोई आपसे मिलने आया उस समय के बाद, आप उस समय भी बोली थी कोई नहीं आए, कोई नहीं आता था आपको बोलने के लिए या कहने के लिए कि आपके साथ ऐसा हुआ है तो हम आपके साथ हैं। इसके कोई नहीं आया? नहीं सर, नहीं, ये 3 वोट से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस बात पर यह बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि डॉक्टर पंकज नारंग की हत्या को लेकर किस तरह बीजेपी के नेता और न्यूज चैनल अपने एजेंडे पर चल निकले थे। पुलिस ने साफ साफ कहा कि इस हत्या का संबंध सांप्रदायिक ताकतों से नहीं है। मारने वाली भीड़ में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी, तब भी पुलिस से ही लोग भिड़ गए। इस काम में कई लोगों के साथ साथ एक नाम सबसे आगे आता है, नुपुर शर्मा का, जिनके बयान के कारण भारत को 15 देशों में शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। आपके स्क्रीन पर नुपुर शर्मा की तस्वीर है। उनके कुछ पुराने ट्वीट हैं जो उन्होंने डॉक्टर पंकज नारंग की हत्या के समय किए थे। 25 मार्च 2016 को ट्वीट किया और अंग्रेजी में लिखा कि डेंटिस्ट की हत्या सांप्रदायिक लगती है। मीडिया ने हत्यारों को नाबालिग बताने में जल्दबाजी की। ये कैसे? क्या बचाने के लिए? नुपुर शर्मा ने एक और ट्वीट में लिखा है कि मीडिया डॉक्टर नारंग की हत्या को
मालदा दादरी की तरह कवर नहीं कर रहा है। यही नहीं, 23 मार्च 2016 को वन इंडिया नामक चैनल पर बीजेपी की इस समय निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा फोन के जरिए बयान देती है। वे कहती हैं और हम कोट करते हैं कि यह बहुत गुस्सा देने वाली बात है, क्योंकि मरने वाले हिंदू धर्म के थे, इसलिए मीडिया में कोई जगह नहीं है। रोहित वेमुला वाला केस जो एक सुसाइड केस था, उसे कवर करने के लिए मीडिया वाले हैदराबाद पहुंच गए। वन इंडिया से बात करते हुए नुपुर शर्मा कहती हैं कि इस केस को लेकर बीजेपी लंबी लड़ाई लड़ेगी। मीडिया जानवर की कवरेज करती है, जानवर की कवरेज करती है, लेकिन एक इंसान की मौत हो गई, उसकी कवरेज नहीं करती है। अगर सिर्फ इसी सवाल का जवाब पूछ दूं कि नुपुर शर्मा ने कहा था कि डॉक्टर नारंग के केस को लेकर बीजेपी लंबी लड़ाई लड़ेगी, तो बीजेपी कितनी बार उनकी पत्नी डॉक्टर उपमा नारंग के साथ कोर्ट गई है, जवाब शायद ना में ही आए। लेकिन ये तस्वीरें कुछ तो बताती हैं कि तब बीजेपी के नेता डॉक्टर नारंग के घर गए थे, उनका प्रतिनिधिमंडल उपराज्यपाल से मिला था। सवाल यही है कि घटना के बाद इतने बड़े बड़े लोगों के सांत्वना देने उपराज्यपाल से मिलने का क्या नतीजा निकला। नुपुर शर्मा और सतीश उपाध्याय, विजेंद्र शर्मा के ये सारे ट्वीट हैं। 6 साल का वक्त गुजर गया है, डॉक्टर उपमा नारंग को लोग भूल चुके हैं, लेकिन हर दिन इंसाफ की लड़ाई में रोती जागती उपमा तो इस लड़ाई को नहीं भूल सकती। 23 मार्च 2016 के दिन डॉक्टर नारंग का बेटा क्रिकेट खेल रहा था। गेंद लाने घर से बाहर निकला और एक मोटरसाइकिल से टकराते टकराते बचा। मोटरसाइकिल वालों से डॉक्टर साहब की बहस हो गई, जिससे बहस हुई उन लोगों ने डॉक्टर नारंग को देख लेने की धमकी दी। डॉक्टर नारंग ने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, फोन नहीं लगा, पुलिस नहीं आई। खुद बाहर देखने गए कि पुलिस की वैन मिल जाए, नहीं मिली। घर लौटे तो एक भीड़ उनके घर पर पथराव करने लगी। डॉक्टर नारंग पर हमला हो गया, तब पत्नी और बच्चे चिल्लाते रहे, लेकिन किसी पड़ोसी ने हिम्मत नहीं की, कोई बचाने नहीं आया, जैसा कि अक्सर होता है। लेकिन राजनीति करने सब आए, जो आए वो आज भी वही राजनीति कर रहे हैं। हम सिर्फ यही दिखाने के लिए इस घटना पर नहीं लौट रहे, लेकिन डॉक्टर उपमा से बातचीत के बाद यही सब कुछ दिख गया, तो लगा कि आपको पहले दिखाना चाहिए, ताकि आज चैनलों पर जो लोग धर्म रक्षक बनकर आपके सामने खड़े हो रहे हैं, उन्हें आप कुछ बेहतर तरीके से समझ सकें। 26 मार्च 2016 को सुदर्शन टीवी ने 23 सेकंड का प्रचार वीडियो बनाया। मुनादी की गई कि 27 मार्च रविवार को पूरे दिन डॉक्टर नारंग के इंसाफ के लिए कवरेज होगा। हम उसी प्रोमो का स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। हैशटैग जस्टिस फॉर डॉक्टर नारंग लिखा गया और कहा गया कि रविवार के पूरे दिन देखें हैशटैग इल्लीगल बांग्लादेशी मुस्लिम्स भगाओ, हिंदुस्तान बचाओ, अब साथ दें। अब यह तस्वीर जो आपके स्क्रीन पर है, जिसके ऊपर लिखा है सिर्फ चैनल ही नहीं देश भी नंबर 1 बनाना है। 31 मार्च 2016 को न्यूज लॉन्ड्री की साइट पर मनीषा पांडे एक रिपोर्ट लिखती है। इस रिपोर्ट में सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम की एक तस्वीर भी लगाई गई है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के नंगा नाच रोको पार्ट 2 ये लिखा है। एंकर सुरेश चौहान की तस्वीर है और डॉक्टर पंकज नारंग की भी। सुदर्शन टीवी के इस कार्यक्रम के बारे में न्यूज लॉन्ड्री की मनीषा पांडे ने लिखा है कि कार्यक्रम में इस तरह की बातें बोली जा रही हैं, मर्दानगी का शंख बजाओ, बांग्लादेशी भगाओ, हिंदुस्तान बचाओ। जिस केस में कथित बांग्लादेशी का नंगा नाच बताकर सुदर्शन टीवी कार्यक्रम कर रहा था, उस केस को लेकर तब की एडिशनल डीसीपी मोनिका भारद्वाज ने बाकायदा ट्वीट किया कि इनमें से कोई भी बांग्लादेशी नहीं है। जो लोग पकड़े गए हैं उनमें से कुछ मुसलमान भी हैं, कुछ हिंदू भी हैं। इस ट्वीट के बाद पुलिस अधिकारी की आलोचना होने लगी। नफरती चिंटू उनके बारे में अनाप शनाप बोलने लग गए। अब तो ऐसे चिंटू इन 6 सालों में बड़े होकर नफरती चाचा बन चुके होंगे। इसके बाद भी अभियान चलाया गया कि बांग्लादेशी हैं। मनीषा पांडे ने उस लेख में बताया कि विकासपुरी की बस्ती कैंप नगर 4 में लोग कई दशकों से रहते हैं। यूपी और बिहार के हैं। आधे परिवार मुसलमान और आधे हिंदू हैं। यहां के लोग इस बात से नाराज हो गए कि मीडिया उन्हें बांग्लादेशी क्यों कह रहा है, जबकि वे तो यूपी और बिहार के थे। मगर डॉक्टर नारंग का केस क्लासिक समझा जाना चाहिए। इस मामले में कैसे मीडिया ने सांप्रदायिक रूप दिया। 2016 में उस मीडिया ने जो अखलाक की हत्या पर चुप्पी साध ली थी, मगर डॉक्टर नारंग की हत्या में मुस्लिम एंगल खोजकर दिल्ली का माहौल गरमाने लगा था। जी न्यूज के कार्यक्रम के एक हिस्से की तस्वीर का मनीषा पांडे ने अपने रिपोर्ट में इस्तेमाल किया है। ध्यान से देखिए, टाइटल लिखा है 80% भारतीय युवा गुस्से के शिकार हो रहे हैं। लेकिन तस्वीर को और ध्यान से देखिए।
एक ही धर्म के लोग हैं, उनके हाथ में हथियार हैं। मनीषा ने इस पर सवाल उठाया कि क्या गुस्से का संबंध एक धर्म के मानने वालों से ही है? यह कार्यक्रम भी डॉक्टर पंकज नारंग की हत्या के संदर्भ में हुआ होगा। मनीषा ने यह भी लिखा है कि आज तक के कार्यक्रम का सवाल था, क्या डॉक्टर नारंग को बांग्लादेशी मुसलमानों ने मारा? क्वेश्चन मार्क। यह स्क्रीनशॉट जी न्यूज के कार्यक्रम का है जिसका शीर्षक है दलित मुस्लिम की मौत ही मुद्दा क्यों। मतलब डॉक्टर पंकज नारंग की मौत पर मीडिया के उस हिस्से पर सवाल किया जा रहा है जो रोहित वेमुला की आत्महत्या को कवर कर रहा था। मीडिया के कई चैनलों ने डॉक्टर नारंग की हत्या का इस्तेमाल अखलाक और उस समय हो रही मॉब लिंचिंग की हत्याओं की आलोचना पर निशाना साधने में किया, क्योंकि उस समय इस हिस्से से पूछा जा रहा था कि मीडिया क्यों चुप है। तरह तरह की अफवाहों पर प्रश्नवाचक चिन्हों के इस्तेमाल से सवाल बनाकर बहस को वैधता दी जाने लगी। गोदी मीडिया के सांप्रदायिक कार्यक्रमों में प्रश्नवाचक चिन्ह की भूमिका का अध्ययन अलग से होना चाहिए। कैसे प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल कर अफवाहों को वैधता प्रदान की जाती है, बहस करने का बहाना खोजा जाता है। यह ट्वीट उस समय दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के हैं। सतीश उपाध्याय लिखते हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली को क्या बना दिया, उनकी सांप्रदायिक नीतियों के कारण ही डॉक्टर नारंग की हत्या हो गई। उनके पास दादरी जाने का समय है, लेकिन तब नहीं गए जब डॉक्टर नारंग को लिंच किया गया। अब इनमें से कई लोगों के ट्वीट डिलीट हो चुके हैं, लेकिन हफ पोस्ट की रिपोर्ट में इसका जिक्र है, जहां से हम दिखा रहे हैं। 14 जुलाई 2016 को ऋतुपर्णा चटर्जी ने हफ पोस्ट पर एक रिपोर्ट लिखी। उसमें बताया कि कैसे उस समय ट्विटर पर डॉक्टर नारंग की हत्या को लेकर कई प्रकार के हैशटैग ट्रेंड होने लगे। डॉक्टर डेविड फ्रावले का यह ट्वीट देखिए जो ऋतुपर्णा की रिपोर्ट का हिस्सा है। इस ट्वीट में डॉक्टर डेविड फ्रावले लिखते हैं कि मीडिया के लिए हिंदू की जान तो मतलब ही नहीं रखती। भीड़ ने हिंदू को मारा तो केवल रोड रेज, घोड़े को चोट लग जाती है तो उसका कवरेज बेहतर लगता है। 2015 में इसी डॉक्टर डेविड फ्रावले को भारत की सरकार ने पद्म भूषण दिया था। आज 6 साल बाद जब इन लोगों को यही सब ट्वीट दिखाया जाए और पूछा जाए कि डॉक्टर नारंग की हत्या पर राजनीति तो आपने कर ली, समाज में जहर तो भर दिया, लेकिन क्या वे जानते हैं कि डॉक्टर नारंग की पत्नी डॉक्टर उपमा नारंग किस तरह इंसाफ की लड़ाई में अकेली हो चुकी हैं? डॉक्टर पंकज नारंग के केस में इंसाफ नहीं मिला, लेकिन न जाने कितने ऐसे केस को लेकर समाज में जहर भर दिया गया, हिसाब नहीं। उनका परिवार इस लड़ाई में अकेला है। 23 मार्च 2016 के दिन दिल्ली के विकासपुरी के डॉक्टर पंकज नारंग की भीड़ ने हत्या कर दी। उनके ही घर के सामने पीट पीट कर मार डाला। अब वो बच्चा बड़ा हो गया है और हम उसके पिता की हत्या की इस खबर को पढ़ते हुए यह सब भी सोच रहे हैं कि जब वो बच्चा इस रिपोर्ट से गुजरेगा तब उसके मन पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन असर तो उसके और उसकी मां के अलावा किसी पर पड़ भी नहीं रहा है। पड़ता तो 6 साल में केस जहां था वहां नहीं रहता। इस घटना के 3 साल बाद 20 सितंबर 2019 को सुशील महापात्रा डॉक्टर उपमा नारंग से मिलने जाते हैं। हमने वो इंटरव्यू प्राइम टाइम में दिखाया था। पहले उसका कुछ हिस्सा देखिए, फिर इस बार के इंटरव्यू का भी हिस्सा दिखाएंगे। क्या इस केस में जो लोग पकड़े गए थे उनको सजा हुई है? जी अभी तक सज़ा कुछ नहीं हुई है। केस स्टार्ट हुआ था आई थिंक अगस्त 2016 में। उसके बाद से अब तक प्रोसिक्यूशनल एविडेंस, पहले चार्ज प्रूव किए गए, फिर प्रोसिक्यूशनल एविडेंसिंग स्टेज पे था। बीच में फास्ट ट्रैक पायलट कोर्ट में भी गया था केस, लेकिन बहुत स्लो पेस्ड है, तो अभी तक प्रोसिक्यूशनल एविडेंसिंग पे ही चल रहा है। आज भी आप क्या घबरा जाती है जब ऐसे केस होते हैं समाज में? बिल्कुल घबराती हूँ। आज भी हमारे सामने आई कैन स्टिल हेयर वॉइसेस, अभी भी मुझे वो आवाज़ें अभी तक मेरे कानों में गूंजती हैं। और जब भी ऐसा कुछ केस होता है तो उनके बारे में जो जिसका हुआ है उससे पहले हमें अपना याद आ जाता है कि हमारे साथ क्या हुआ था। आई डोंट थिंक शायद एक दिन भी ऐसा गया हो कि जब मम्मी ना रोई हो, जब इन्होंने सब कुछ ना याद किया हो। जब कोर्ट में भी हम जाते हैं तो हर डेट में मैं अकेली जाती हूँ, शायद कभी कभार कोई कज़न चला जाता है, पर हर डेट में मैं उनको देखती हूँ और मेरे सामने फिर से वही सब प्ले होता है, रीप्ले होता है। एक दिन भी हम जी तो अभी तक नहीं पाए, जीना नहीं सीख पाए, सिर्फ अपने आप को किसी तरह घसीट रहे हो क्योंकि बेटा मेरा छोटा है। उस समय में काफ़ी कुछ हमने देखा, लोगों ने छापे, लेकिन 3 सालों में कोई आपकी केस को फॉलो नहीं किया। कोई ये आकर दिखाने की कोशिश नहीं किया कि इन 3 सालों में आप लोग
कितने सफ़र कर रहे हैं? किसी को फ़र्क नहीं पड़ता ना, और आज कोई करेगा भी क्यों? किसी को जब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर कोई क्यों फॉलो करने की कोशिश करेगा? जैसे आपके केस को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, क्योंकि जिसके परिवार से जो चले जाता है लोग ही समझ पाते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं इसको कम्युनल एंगल दे देते हैं। आज दूसरे केस में भी ऐसे हो रहे हैं, तो आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे पूरी लोगों को जो ऐसा करते रहते हैं? देखिए, कम्युनल या नॉन कम्युनल जो भी है, जो भी ये सब करता है, जो किसी को कोई हक नहीं है दूसरे की लाइफ लेने का। और सिर्फ एक इंसान को नहीं मारा, उन्होंने तो हमारा परिवार ख़त्म कर दिया। हम लोग बस सांस ले रहे हैं, चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, लेकिन जिंदा नहीं है। हम वापस वो अपने पैरों तक उठ खड़े भी नहीं हो पाए। आज 3 साल हो गए, 3 साल में आज तक हम तो बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो पाए, खुद मेरा बेटा भी नॉर्मल नहीं हो पाया। मतलब वो आज भी अगर कहीं हम बाहर जाते हैं, मॉल में जाएंगे या कहीं जाएंगे, तो वो दूसरों की पूरी कंप्लीट फैमिली को देखता है ना, तो वो उदास हो जाता है। कभी मुंह से नहीं कहता, ही इज़ वेरी सेंसिबल, इज़ अ वेरी सेंसिबल चाइल्ड, बट मुंह से कभी नहीं बोलेगा कि मुझे बुरा लग रहा है। कभी जब बहुत परेशान होगा तब वो बोलता है कि पापा होते तो हम ऐसा करते। तो वो पापा होते वाला जो सवाल है ना, तो वो अब जिंदगी भर के लिए हमारे साथ रह गया। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फॉलो करेगा भी क्यों? डॉक्टर उपमा नारंग के इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है। जब भारत में पत्रकारिता ही नहीं है तो पत्रकारिता से संबंधित सवाल का जवाब आप कैसे दे सकते हैं? हाँ, भारत में एक सिस्टम है। अगर इस लिहाज से डॉक्टर उपमा की बातों को समझेंगे तो बेमतलब का सीना फुलाकर दाएं बाएं बोलने वालों के मुंह से बकार नहीं निकलेगा। यह कहानी लाखों लोगों की है और डॉक्टर उपमा नारंग की भी। इस रविवार को सुशील महापात्रा उनसे मिलने जाते हैं। यह उनकी तीसरी मुलाकात थी। उम्मीद है आप डॉक्टर उपमा की एक एक बात को सुनेंगे, महसूस करेंगे। फिर आप नुपुर शर्मा को भी समझ जाएंगे और हिंदू रक्षक बनकर मैदान में उतरे गोदी मीडिया को भी। मैम, 2016 की घटना है जब आपके पति को लोगों ने मार दिए थे, और 2019 में मैं आपके पास आया था। उस समय आपने बताया था कि कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी जो है वो ट्रायल ख़त्म हो जाएगी और जो लोग हैं उनको सज़ा मिलेगी। लेकिन अब 2022 हो गया है, तो आपका दोबारा जब फ़ोन आया आपने कहा कि हो सकता है कि हमको जस्टिस नहीं मिलेगा क्योंकि इस केस में कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? जब ये हुआ था, हमें सबने बोला था मीडिया ट्रायल हुआ है, ये इतना क्लियर कट केस है, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाला गया, ये जल्दी ही इसमें आपको जस्टिस मिल जाएगा। हमने साल 2 साल 3 साल वेट किया, हम देखते रहे एक एक करके, कभी किसी को बेल मिल रही है, कभी कोई बेल लेके बाहर आ रहा है। तो उम्मीद ना धीरे धीरे जब देखते हैं ना उनको, उम्मीद धीरे धीरे ख़त्म हो गई है हमारी। अब 6 साल बाद तो मुझे लगता है, जब मैं आपको लास्ट टाइम मिली थी 2019 से आज 2022 है, उतने दिन में केस मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं हिला। जिस स्टेज पे 2019 में था आज भी उसी स्टेज पे ही है। तो उम्मीद तो ख़त्म ऐसे ही होगी ना सर। मैं कितने साल ज़िंदा रह लूँगी सर ये देखने के लिए कि इसका एंड रिज़ल्ट क्या रहा। जबकि आप जब शुरुआत में आप कह रही थी, उस समय कहा जा रहा था कि स्पीड ट्रायल के जरिए जो है इस केस को जो है जल्दी से जल्दी निपटा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। फास्ट ट्रैक कोर्ट में होने के बावजूद भी इनिशियली तो फिर भी जल्दी जल्दी डेट्स मिलती थी हमें, हर 10-15 दिन में, महीने में एक, फिर धीरे धीरे महीने में हुआ, उसके बाद 1.5 महीने में हुआ, अब तो 2-2 3-3 महीने में डेट पड़ रही है। कोविड में तो 2 साल तो वैसे ही बिल्कुल डेट मिली ही नहीं, जो भी होती थी भी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए होती थी। अदरवाइज़ कुछ अब मैं लास्ट दिसंबर में गई थी, उसके बाद अप्रैल की डेट पड़ी थी, अब जुलाई की डेट है। तो आप खुद ही देख लीजिए, पिछले 6-7 महीने में सिर्फ 3 डेट्स हैं। और ये फास्ट ट्रैक कोर्ट से बाहर कब हुआ ये केस? ये कोविड से पहले ही, जब मैंने बोला, लॉयर से पूछा था जो हमारे कोर्ट के पीपी थे, कि अब ये इतनी लेट डेट क्यों पड़ती है, मतलब अब 1-1.5 महीना 2-2 महीने में। तो उन्होंने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट तो इनिशियली क्रिएट की गई थी कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, कोर्ट में केसेस ज़्यादा थे, अब वो ख़त्म हो चुकी है, अब ये नॉर्मल पेस पे ही चलेंगे। और पिछले 6 साल में अगर आप याद करके बताएं तो कितने बार आप कोर्ट गई होगी? आप अकेले जाती होगी, आप ही मतलब पूरी केस को हैंडल कर रही है? हाँ जी, मैं अकेले हैंडल कर रही हूँ।
6 साल में इनिशियली तो मैं हर महीने 15 दिन में एक बार जाती थी, महीने में फिर एक बार जाने लग गई। अब पिछले 6 महीने में मैं 3 बार ही गई, 2 बार गई हूँ अब रादर 3, ये जुलाई में 3rd टाइम मेरा विजिट। इसका मतलब 60-70 बार तो आप कोर्ट जा चुकी है जी, 60-70 बार जा पिछले 6 साल में। जी सर, जब जाती हूँ ना कोर्ट तो मुझे वापस से वही सब मेरे आगे आ जाता है। मैं जब कोर्ट जाती हूँ मैं तब रोती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे से सब कुछ ले लो। अगर आपको लगता है कि सरकारी वकील से नहीं होगा तो मुझे आके बोले तो सही कि सरकारी वकील से नहीं होगा या ऐसे ही स्लो पेस चलेगा, आप अपना वकील हायर करो तो ये शायद ये फास्ट हो जाएगा। कुछ मुझे बोले तो सही, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ सर, मुझे जस्टिस तो दे दो। मैं अपने बच्चे को क्या जवाब दूंगी सर? वो सॉरी मुझे कहता था जब भी हुआ तो मम्मा काश मेरे पापा को क्रिकेट खेलने को ना बोला होता तो वो जिंदा होते, हमारे साथ होते। फिर मुझे बोलता है मम्मा आप चिंता मत करो, जिन्होंने बुरा किया ना उनको पनिशमेंट मिलेगी। अब उसने भी बोलना बंद कर दिया है क्योंकि हम दोनों की इंतज़ार ख़त्म हो चुकी है। हमें लगता नहीं है कि जिन्होंने बुरा किया उनको कोई पनिशमेंट मिलेगी। 3 साल से केस जहां था वहीं है। पहले 15 दिन में एक बार कोर्ट जाती थी, फिर 1 महीने में एक बार जाने लगी और अब पिछले 6 महीने में 2 बार गई हैं। ये बताया है डॉक्टर उपमा नारंग ने और उन्होंने कहा है कि अब तक 60 से 70 बार कोर्ट जा चुकी हैं। इस मामले में गिरफ्तार कई लोगों को कोविड के दौरान बाहर कर दिया गया, मगर डॉक्टर उपमा का कहना है कि कई लोग वापस नहीं आए हैं। पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या नहीं है मुझे उससे नहीं कोई कुछ नहीं पता सर। कुछ तो बैकिंग है, किसी का तो हाथ है सिर पे जो वो बाहर हैं, हंस खेल रहे हैं और हम पनिश हो रहे हैं। उनको आज तक कोई पनिशमेंट नहीं मिल रही है सर। वो तो कोर्ट में आते हैं, हंसते खेलते आते हैं और हंसते खेलते चले जाते हैं। तो कुछ ना कुछ तो उनके सिर पे हाथ है ना। होगा आपको आज जो आपकी पति की मर्डर किए हैं वो आराम से आते हैं कोर्ट में और इसके बाद वो बाहर चले जाते हैं। बिल्कुल, बहुत बुरा लगता है सर। तो इसी से तो विश्वास उठ गया ना सर, क्या करें। एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे एक क्राइम करने में सिर्फ 10 मिनट लगे सर। 10 मिनट में वो मार के चले गए और 100 लोगों की विटनेस लिस्ट बना के खड़ी कर दी कि 100 लोग मिलके अगर इसको प्रूव करेंगे तो पनिशमेंट होगी, नहीं तो कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी सर। तो ये कहाँ की नियम है कि 100 लोग जो है वो प्रूव करेंगे? अगर 100 लोग वहां पर नहीं प्रूव करेंगे, नहीं होंगे, अगर 10 लोग देखे होंगे, 10 लोग लिखे होंगे, 5 लोग देखे होंगे, तो क्या वो प्रूव नहीं होगा? सर क्या प्रूव हो रहा है सर? इतने लोगों ने विटनेसिंग दे दी, सब कुछ कर लिया, फिर भी इनको बेल भी मिल जाती है, ये पैरोल पे भी बाहर आ जाते हैं। तो फिर क्या फ़ायदा क्या हुआ सर इतने लोगों का गवाही देने का? तो अब आपकी उम्मीद जो है वो टूट रही है। आप मुझे कह रही थी, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी आपको पता है हमारी जस्टिस सिस्टम जो है वो कितना लेट चलता है, लेकिन आपको तो धैर्य रखना ही पड़ेगा। सर उम्मीद तो धीरे धीरे टूट रही है सर। जब सब पूछते हैं, कोई फैमिली में कोई पूछेगा, कोई कज़न, कोई सिस्टर, कोई अंकल, कोई आंटी, कोई पूछते हैं कि क्या हुआ, तो जवाब ही नहीं होता हमारे पास। क्यों लेट हो रहा है? क्योंकि 6 साल हो गया है, आप 60-70 बार आप कोर्ट गई है, लेट होने का कारण क्या है? सर सबसे पहला कारण है कि ऑपोजिशन के लॉयर्स काफ़ी सारे हैं, तो जब भी डेट दी जाती है तो किसी को कोई डेट नहीं सूट करती, किसी को कोई डेट नहीं सूट करती, तो जज आगे और डिले करते रहते हैं उनको। एक ये रीज़न है। दूसरा, हर 6 महीने में कुछ महीनों में कोर्ट जो है वो चेंज हो जाती है, तो जो केस है स्पेशल पीपी को ना दे के कोर्ट के पीपी को हैंडल करने के लिए दे दिया गया है। तो उनको एटलीस्ट 2 से 3 डेट तो उनको लगती हैं कि केस को स्टडी कर लें। तो जब भी हम नए कोर्ट में जाता है तो वो मांगते हैं, जज से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें केस स्टडी करने के लिए टाइम दे दिया जाए। तो 2 डेट तो मिनिमम उसी में ही निकल जाती हैं सर। तो वो हर महीने 2 महीने में जो 1 डेट पढ़नी है सर, उसमें भी वो पढ़ने के लिए टाइम मांग लेंगे। तो आप सोचिए 6 महीने या मैक्सिमम 1 साल एक कोर्ट में केस रहेगा, तो उसमें से 2-3 महीने वो सिर्फ केस को स्टडी करने के लिए निकालेंगे, तो फिर कहाँ से जल्दी होगा केस का फैसला। एक ऐसे समय में जब दिल्ली पुलिस नफरती बयान देने वालों के खिलाफ FIR कर रही है, हमें देखना चाहिए कि उसका अपना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। धर्म की रक्षा की आड़ में नफरती बयान देने वालों को एक तरह का राजनीतिक संरक्षण हासिल लगता है। उन्होंने एक दिन नहीं दिया,
ना पहली बार ऐसा बयान दिया, बल्कि जमानत से बाहर आने के बाद भी बयान देते रहे। इनके हौसलों पर फर्क नहीं पड़ा। पहले भी एफआईआर दर्ज हुई है, मगर बात वहीं तक सीमित रह गई है। मारेंगे किसी भी बलिदान के लिए, किसी भी कीमत पर एक क्षण भी। पिछले साल 17 से 19 दिसंबर को हरिद्वार में धर्म संसद के साथ साथ दिल्ली में 19 दिसंबर को हिंदू युवा वाहिनी का एक आयोजन हुआ। दक्षिण दिल्ली के चांदीवाला ऑडिटोरियम में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई गई। आरोप लगा कि यहां नफरती भाषण दिए गए हैं। पुलिस ने हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नफरती भाषण नहीं दिए गए। जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी, तब जाकर दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 4 मई को एफआईआर दर्ज की। उस मामले में क्या कार्रवाई होगी, वो मामला कब मंजिल तक पहुंचेगा, कितने साल लग जाएंगे, कोई नहीं जानता। अगर तभी एक तय समय में कार्रवाई हुई होती तो नफरती भाषणों पर ब्रेक लगने की संभावना मजबूत हो जाती। अगर कोई शब्द किसी को बुरा लगा हो तो मैं उसे वापस नहीं लूंगा, क्योंकि उसको सुनाने के लिए ही बोला हूं। कोई कहानी किसी से नहीं जुड़ती है, मगर बहुत सारे किरदार दोनों कहानियों में नजर आते हैं। डॉक्टर उपमा को इंसाफ नहीं मिला। गोदी मीडिया ने इस कहानी को बीच में छोड़ दिया क्योंकि इसमें एंटी मुस्लिम एंगल नहीं मिला। हाफ गोदी मीडिया ने इस कहानी को छोड़ दिया क्योंकि अब ऐसी रिपोर्टिंग खत्म हो चुकी है। सबने सब कुछ छोड़ दिया, मगर डॉक्टर उपमा के पास अपनी लड़ाई छोड़ने का विकल्प नहीं था। अगर आप इसे सुशील महापात्रा की शानदार पत्रकारिता कहना चाहते हैं तो मैं यहां थोड़ी देर के लिए रोकना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने इन 4 पत्रकारों को बधाई तक नहीं दी? ये वो 4 पत्रकार हैं जिन्हें पत्रकारिता का श्रेष्ठ पुरस्कार पुलित्जर प्राइज मिला है। इनमें से एक दानिश सिद्दीकी को दोबारा पुलित्जर मिला। आतंकी और अफगानी सेना की मुठभेड़ में गोली लगने से दानिश की मौत हो गई थी। इन 4 भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार मिला। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई तक नहीं दी। अब इस तस्वीर को देखिए। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और न्यूज एंकर खड़े हैं। इनमें से एक नविका कुमार है, जिनके कार्यक्रम में ही नुपुर शर्मा ने अनाप शनाप बोला और नविका पर आरोप लगा कि उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की। जिस कार्यक्रम में दिए गए बयान से भारत शर्मिंदा हुआ, उसके एंकर के साथ मंत्री सिनेमा देख रहे हैं, और जिन पत्रकारों के कारण भारत का दुनिया में नाम हुआ, उसे प्रधानमंत्री बधाई तक नहीं देते हैं। सुशील महापात्रा ने अपना काम किया जो किसी भी पत्रकार को करना चाहिए। मंत्रियों को भी उनके साथ सिनेमा देखने का पूरा हक है, जिनकी पत्रकारिता किसी काम की नहीं। डॉक्टर उपमा नारंग के इंटरव्यू को दिखाकर हम दावा नहीं करते कोई बड़ा काम कर दिया। हम यह भी कहने से बचते हैं कि क्या किसी को शर्म आती है, क्योंकि जानते हैं कि किसी को शर्म नहीं आती है। लेकिन ऐसा किसी लेखक ने नहीं कहा है कि अगर शर्म का नाम मानवीय गुणों की किताब से मिट जाएगा तो इंसान की कहानी का वजूद मिट जाएगा। बच्चों के सामने क्या एग्जाम्पल रख रहे हैं कि आप खून कर लो, कोई बात नहीं, आप बाहर आ जाओगे, आप बच जाओगे। ये हमारा जुडिशियल सिस्टम है कि ये होता है यहाँ पर। खून करो, बाहर आ जाओ, कोई बात नहीं, बाहर आके आराम से हंसो, खेलो, सब करो। ये जुडिशियल सिस्टम है हमारा। क्या आने वाली जनरेशन को हम क्या सिखा रहे हैं? मर्डर करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, बाहर आ जाओगे कुछ टाइम में। मेरे को बच्चे को पालने से भी ज्यादा मुझे जस्टिस मिल जाए। मैं ऊपर जाकर उनको मुंह क्या दिखाऊंगी? वो कहेंगे ना तो मुझे मरने से बचा पाई, ना मुझे जस्टिस दिला पाई। मैं कोर्ट जब जाती हूँ ना, मैं हर बार मेरे सामने वो सीन गुजरता है। हर बार सर मैं कोर्ट में जाके रोती हूँ, हर बार रोती हूँ सर। क्या कर क्या दिया सर? एक छोटी सी बहस के लिए मार के चले गए सर। ये होता है, ये ऐसा हमारा जुडिशियल सिस्टम है। ये डर ही नहीं रह गया सर, किसी को कानून को कोई डर नहीं है। सबको पता है हम मार देंगे, कोई बात नहीं, बाहर आ जाएंगे कुछ एक महीनों में। किसी को कोई कानून का खौफ ही नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी को। आप रोइए मत, पानी पीजिए। बच के बाहर आ ही जाएंगे, इसीलिए
खुलेआम क्राइम होते हैं सर, हर दिन खुलेआम क्राइम होते हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े। अपना कुछ नहीं रह गया, मुझे फ्यूचर सिर्फ आदित्य को पालना है और मुझे ये देखना है कि उनको पनिशमेंट मिल रही है। सक्सेस होगी, आप जरूर सक्सेस होगी। आप धैर्य रखिए और आपको आप पानी पीजिए, और आपको जब पूरी तरह इसको संभालना है तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। धैर्य रखूं, मैं भी तो टूटती हूँ सर, मैं मानता हूँ हर दिन लड़ती हूँ मैं, हर दिन टूटती हूँ सर, कितना धैर्य रखूं आप बताओ सर। पिछले 3 साल से केस वहीं का वहीं है, तुम ये करोगे तो तुम्हें जल्दी जस्टिस मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि आपको जरूर जस्टिस मिलेगा, क्योंकि ये क्लियर कट मर्डर है, लोगों ने देखा है, विटनेस है। हाँ, अलग बात है जस्टिस डिले हो रही है, लेकिन आपके लिए जस्टिस डिनाई नहीं होगी और आपको धैर्य रखना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ जस्टिस सिस्टम में हमको बिलीव करना चाहिए, आपको जरूर मिलेगा और जिन लोगों ने क्राइम किया है उनको सजा जरूर मिलेगी। यह कहानी इसलिए दिखाई कि राजनीति को आप समझिए। राजनीति सांप्रदायिकता के बिना भी हो सकती है, भीड़ की हिंसा के कई कारण हो सकते हैं, मगर होती तो वो हिंसा ही है। हम उनकी भीड़ पर आग बबूला नहीं हो सकते और अपनी भीड़ पर चुप नहीं रह सकते। हत्या और हिंसा की राजनीति करने वाले किसी के नहीं होते, उनके होने से आप बचिए, क्योंकि इस आग में भारत की पत्रकारिता कूद चुकी है। जिसने अपने पेशे के धर्म को जला दिया है वो आपके धर्म को नहीं बचा सकती। भारत की पत्रकारिता आग लगाने वाली हो गई है, इससे अपने घरों को बचा लीजिए। आपने देख ही लिया, भीड़ ने हिंदू को मारा या भीड़ ने मुसलमान को, इंसाफ किसी को नहीं मिला। तो आवेश में आना बंद कीजिए, आस्था और आहत का बस्ता बांध दीजिए, दोनों को तख्त पर डाल दीजिए। यह देश ऐसे ही कई सवालों से तप रहा है, कोई धर्म के नाम पर तपाने आए तो उससे दूर हो जाइए और ब्रेक ले लीजिए। उज्जैन आलोट संसदीय सीट के बीजेपी से सांसद अनिल फिरोजिया आजकल दिन भर अपनी सेहत का ख्याल रखकर व्यायाम कर रहे हैं। 8 किलोमीटर रोज पैदल चल रहे हैं। कहते हैं मकसद शरीर ठीक करने के साथ साथ संसदीय क्षेत्र को भी ठीक करना है, और ऐसा वो नितिन गडकरी की सीख से कर रहे हैं। पहेली कुछ उलझी सी लग रही है। ये दुनिया के सबसे महंगे सांसद हैं। दिन की शुरुआत 8 किलोमीटर की मॉर्निंग वॉक से, फिर 1 घंटे कसरत, योग, डाइट। आप कहेंगे ये तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि क्या इसके लिए आपके इलाके को 15,000 करोड़ रुपए मिलेंगे? चौंकिए मत, पहले ये सुनिए। अनिल फिरोजिया जी भी लगातार मुझे कह रहे हैं, अब मैंने उनको एक कंडीशन डाली है कि मेरा वजन आपसे ज़्यादा था, 135 किलो था, अब मेरा 93 हुआ है, तो जितना किलो वजन कम करेंगे उतने 1000 करोड़ उज्जैन के लिए दूंगा। 1 किलो के पीछे 1000 करोड़। दरअसल केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 24 फरवरी को उज्जैन आए थे। विकास कार्यों की घोषणाओं के बीच सेहत पर भी सलाह दी और सांसद अनिल फिरोजिया को चैलेंज दे डाला। 4 महीने में सांसद जी 15 किलो घटाकर 15,000 करोड़ रुपए के हकदार बन गए हैं। विश्व का सबसे महंगा और वो सांसद हो गडकरी जी ने अभी 6,000 करोड़ माननीय मोदी जी ने, गडकरी जी ने उज्जैन के विकास के लिए एनएचआई में दिए हैं, और महाकाल कॉरिडोर दिया, मेडिकल डिवाइस दिया, और मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज दिया। ये विकास तो चल रहा है, लेकिन मुझे और उम्मीद है, आशा है और पूर्ण विश्वास है कि ये 15,000 का जो मैंने वेट कम करा है, तो हमको विकास कार्य के लिए और पैसा माननीय मोदी जी और गडकरी जी और मुख्यमंत्री देंगे। वैसे तो बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया खाने पीने के बेहद शौकीन हैं, लेकिन अब परहेज और वर्जिश कर रहे हैं। फरवरी में जब नितिन गडकरी उज्जैन आए थे तब सांसद का वजन 127 किलो था। 4 महीने की शारीरिक मशक्कत के बाद अब वजन 15 किलो कम हो गया है। वैसे तो सांसद जी हेवी वेट है, लेकिन कई बार जब पूछ परख कम होने लगे तो शारीरिक रूप से वजन घटाकर यानी लाइट वेट होकर राजनीति में कद, पूछ परख
वजन और पद सब कुछ बढ़ाया जा सकता है। उज्जैन से अजय और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।